बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं फेडरल बोर्ड 10th केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। ठीक है, पिछली दो वीडियोस में हमने जो है इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट डिस्कस किया और इसके जो सेक्शन बी है उसके 6 क्वेश्चन, यानी कि पहले 3 क्वेश्चंस और उनके और वाले जो पार्ट्स हैं, ठीक है, टोटल ये 6 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इनको हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था और आज हम जो है वो 4th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, कोई रट्टे नहीं लगाने। कोई भी क्वेश्चन है तो देखें, क्योंकि बहुत इजी और सिंपल क्वेश्चंस भी जो है वो पेपर में आ जाते हैं, और जब बहुत सिंपल आ जाता है तो स्टूडेंट्स कहते हैं ओहो हमने तो बड़ी मुश्किल तैयारी की हुई थी, तो बहुत लाइक बच्चे भी जो है ना वो अच्छे से पेपर अटैम्प्ट नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपने ये मॉडल पेपर इसलिए बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है और बहुत अच्छे से इसकी तैयारी करनी है ताकि आपको पता चले कि फेडरल बोर्ड किस किस लेवल का क्वेश्चन दे सकता है। बहुत सिंपल भी जो है क्वेश्चंस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड भी आ सकते हैं, और नॉर्मल जो आप कह लें कि मीडियम डिफ़िकल्टी वाले भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, व्हाट इज़ पॉलीमर। ठीक है, अब एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट इज़ पॉलीमर, नेम द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पॉलीमर एंड विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज टू मेक द प्लास्टिक बॉटल्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपने इसको सिंपल एक एक नंबर का जो है वो आंसर लिखना है। पॉलीमर क्या होते हैं? ठीक है, अब पॉलीमर इज अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल मेड बाय ज्वाइनिंग मैनी स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, अब आपने ये रिपीटिंग यूनिट का वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, क्योंकि हम अगर कहें कि लाइक लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो वो एक प्रॉपर सी डेफिनेशन नहीं बनती। तो आपने यहाँ पर वर्ड यूज़ करना है रिपीटिंग यूनिट्स। ठीक है, स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स टुगेदर थ्रू केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है, अब वो जब आपस में ज्वाइन करते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनके दरमियान में केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है, रिपीटिंग यूनिट्स जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं। सिंपल, यानी अब आपको इस पूरी डेफिनेशन में दो कीवर्ड्स नज़र आ गए, एक रिपीटिंग यूनिट्स का और दूसरा कि आपने ज्वाइनिंग जो है वो बतानी है वो केमिकल बॉन्ड के थ्रू हो रही है। ठीक है, और दूसरा ये एक नंबर का हो गया, नेम द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पॉलीमर्स। तो जो स्मॉल रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द पॉलीमर, उनको हम मोनोमर्स भी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है विच पॉलीमर इज कॉमनली यूज टू मेक द प्लास्टिक बॉटल्स। तो इसका आंसर है पीईटी। ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, द पॉलीमर कॉमनली यूज टू मेक द प्लास्टिक बॉटल्स इज पोली इथाइलिन टरथेलेट, और कोशिश करें कि इसका ये वाला ही पूरा नेम जो है वो आपको आना चाहिए। अब ये देखिए, ये आपका जो, अगर आप फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क की वीडियो देखें तो उसमें से पीईटी की पूरी फॉर्मेशन वगैरह को एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन आप देख लें कि ये आपके पास मॉडल पेपर है। ठीक है, मॉडल पेपर में उसका नाम पूछा गया है। ठीक है, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर, या वो कैसे बन रहा था, या वो कैसे दोबारा से डिकम्पोज हो रहा है, वो वाली सारी चीज़ें निकाली जा चुकी हैं, लेकिन ये जो है वो यानी प्लास्टिक बॉटल्स बनाने में ये यूज़ हो रहा है, तो वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से जब आप जो है वो लिखेंगे, अटैम्प्ट करेंगे, तो आपके जो है वो फुल मार्क्स आएंगे। फिर हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 का और वाला जो पार्ट है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है और वाले पार्ट में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर शोइंग हाउ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म क्लियरली हाईलाइटिंग द पेप्टाइड लिंकेज विद इन द स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी अब हमने जो है वो प्रोटीन्स जो है वो कैसे बन रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो क्वेश्चन है हमारे पास 4 का जो और पार्ट है कि प्रोटीन्स कैसे बन रहे हैं, ये किस चैप्टर में से आए हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, इसमें से ये क्वेश्चन किया गया। और अब यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि हमारे पास जो इसके एसएलओज हैं, तो एसएलओज में से 3 एसएलओज जो हैं वो इंक्लूड हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन वाला इंक्लूड है, सेकंड वन वाला, और फिर फिफ्थ वन वाला। ठीक है, मींस के हमारे पास वाइटामिन्स वाला पूरा टॉपिक जो है वो हमने करना है, उनके सोर्सेज और उनकी इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये सब, और वाइटामिन्स होते क्या हैं। और पहले दो जो है वो करने हैं, डिस्क्राइब द प्रोटीन एज अ नेचुरल पॉलीमाइड, यानी यही वाला क्वेश्चन आपके अभी मॉडल पेपर में पूछा गया है। ठीक है, कि ये नेचुरल पॉलीएमाइड्स हैं, एंड दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड मोनोमर्स विद द जर्नल स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका जर्नल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करना है। अच्छा, उसके बाद ड्रॉ द जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का जर्नल स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करें। ठीक है, तो अब अमाइनो एसिड का भी जनरल स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स का भी जनरल स्ट्रक्चर, प्रोटीन्स कैसे बन रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि ये जो चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 में से आपका ये वाला पेज इंक्लूड है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं। ठीक है,
यानी पेज नंबर 148। 148 आपने पूरा प्रिपेयर करना है, 149 प्रिपेयर करना है, ठीक है, बस ये 2 पेजेस। और फिर आपने जो है वो प्रिपेयर करना है विटामिन वाला पूरा टॉपिक, ठीक है, ये सारा बीच में से एक्सक्लूड है, ये विटामिन वाला, ठीक है, विटामिन वाला पूरा टॉपिक करना है, ठीक है, उसके सोर्सेज और ये सब कुछ यहाँ तक, ठीक है, विटामिन के सोर्सेज एंड फंक्शंस तक आपने करना है। विटामिन का तो पूरा टॉपिक इंक्लूड है ना, ठीक है। और स्टार्टिंग के 2 पेजेस करने हैं आपने, प्रोटीन्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन वगैरह। अच्छा, अब आपसे ये प्रोटीन वाला जो है वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रोटीन्स क्या होते हैं और अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बताएं या प्रोटीन्स कैसे बनते हैं। और अभी जैसे कि मॉडल पेपर में ड्रॉ करने का पूछा हुआ है, ठीक है, देखें क्या लिखा हुआ है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर और शोइंग हाउ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज फॉर्म, ठीक है, क्लियरली हाईलाइटिंग द पेप्टाइड लिंकेज विद इन द स्ट्रक्चर। तो इसमें ड्रॉ करने का पूछा है, तो इतना ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक लाइन स्टार्टिंग में हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें कि यहाँ से लेकर प्रोटीन्स आर द नेचुरल पोलियमाइड्स बिकॉज दे आर नेचुरली अकरिंग पोलीमर्स, ठीक है, एंड मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन्स ऑफ मोनोमर्स कॉल्ड अमाइनो एसिड्स, ठीक है, यानी जो प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो फिर आप जो है वो डायरेक्टली इसका ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। यानी ये सिर्फ ड्रॉ करना है तो सिंपल ये वाला ड्रॉ कर दें, ये वाला पार्ट ड्रॉ कर दें, ठीक है। इसमें आप क्लियरली अमाइनो एसिड बता रहे हैं, 2 अमाइनो एसिड्स हैं, 2 मिलके जो है वो डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। और ये जो बॉन्ड आप जो है यानी कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में शो कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने लिखा है कि ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अगर आप इसको हाईलाइट नहीं करेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि ड्रॉ भी करें और क्लियरली हाईलाइट करें पेप्टाइड बॉन्ड को, ठीक है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन आती है तो यही जो चीज़ें ना आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखनी भी हैं कि एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो आपने बताना है कि जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, 2 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन करते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड अ पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन देम इज फॉर्म्ड, ठीक है। और इस तरीके से जब 2 अमाइनो एसिड्स ज्वाइन करते हैं तो डाईपेप्टाइड बनता है। और जब इसी तरह से थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ज्वाइन टुगेदर, देन जो है वो हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, एंड दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। तो अब आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर ये जो यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि आपने ये रिपीटिंग यूनिट्स कैसे शो किए हैं, ठीक है। रिपीटिंग यूनिट्स आपने इस तरह से शो किए हैं कि ये देखें, ये नाइट्रोजन से लेकर और इस पेप्टाइड बॉन्ड तक, ठीक है, लाइक यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक आपके पास आ गया, ठीक है, अमाइनो एसिड एक आ गया, ठीक है। और दूसरा जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब यही चीज़ आपने रिपीट करते जाना है। तो अब आप इन्होंने 4 अमाइनो एसिड्स ज्वाइन किए हैं तो यहाँ पर ये 4 जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये हो सकता है कि सेम यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट भी हो जाए एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है राइट, 5th क्वेश्चन है अब, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ जिंक विद स्टीम, मैग्नीशियम विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम विद कोल्ड वाटर। अब कोई भी क्वेश्चन जब आता है तो आप जब मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री का है या किसी भी अदर सब्जेक्ट का, तो आप देखा करें कि ये किस टॉपिक में से आया है, और अब अगर ये आया तो इसी के साथ वाला कोई क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, मेटल्स हैं आपके पास जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम, और उनका स्टीम के साथ या एसिड्स के साथ या लाइक वाटर के साथ जो है वो रिएक्शन बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास चैप्टर 7 जो था, नाइट्रोजन, सल्फर एंड मेटल्स, तो उसमें आप कह लें कि लास्ट में जो टॉपिक था 7.5, ठीक है, तो उसमें उन्होंने हमें क्लियरली बताया कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, यानी मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, यानी उनकी रिएक्टिविटी, कौन कौन सी मेटल्स यानी फास्ट रिएक्ट करेंगी, कोई बिल्कुल नहीं करेंगी, कोई मॉडरेटली करेंगी, तो उनके डिफरेंट आप कह लें करेक्टरिस्टिक्स बताई हुई थी। रिएक्शंस विद डाइल्यूट एसिड्स, रिएक्शंस विद कोल्ड वाटर, रिएक्शन विद स्टीम, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये 4 जो है वो रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर आपसे इसमें से कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई भी पूछा जा सकता है। जैसे कि अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड में क्या लिखा हुआ है, मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये हमें जनरल बात पता होनी चाहिए कि कोई भी मेटल है वो रिएक्ट करेगी एसिड के साथ, वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनाएगी। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात कहाँ पर स्टार्ट होती है
जब यहाँ पर उन्होंने हमें बताया कि कौन सी मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगी, कौन सा मॉडरेटली रिएक्ट करेगी, कोई बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही याद रखनी है, यही ऑब्जेक्टिव के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि हमारे पास जो मैग्नीशियम है, ठीक है, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम एंड सोडियम, ठीक है, सॉरी, मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, पोटेशियम एंड सोडियम यानी अल्कली मेटल्स हैं, दे रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन। अब जो सेकंड नंबर पे हैं, जो 2A ग्रुप में है, मैग्नीशियम, जिंक ट्रांजिशन मेटल और आयरन भी ट्रांजिशन मेटल, ये दोनों ट्रांजिशन मेटल्स हैं और ये सेकंड ग्रुप की हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ये क्या कर रही हैं, दे रिएक्ट स्टेडीली यानी नॉर्मल रिएक्शन का रेट है, दे रिएक्ट स्टेडीली प्रोड्यूसिंग बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन। ठीक है, हमें पता है हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। लेकिन लास्ट में आ जाए तो हमारे पास जो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड हैं, ठीक है, इनर्ट मेटल्स भी जिनको कहते हैं, ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, दे डू नॉट रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स के साथ तो बिल्कुल भी ये रिएक्ट नहीं करती, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं, अब क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में आपको स्टीम वाला भी पार्ट दिया हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला भी पार्ट दिया हुआ है और कोल्ड वाटर वाला भी दिया है, यानी तीनों हेडिंग्स में से, वैसे 4 हैं वहाँ पर हेडिंग्स, ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन भी है, लेकिन उनमें से 3 में से आपसे एक एक क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, तो अब देखें, जैसे कि अब मैंने आपको फर्स्ट वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ बताया, तो उसमें हमने क्या देखा था कि सोडियम एंड पोटेशियम एक्सप्लोजिवली रिएक्ट कर रही थी, मैग्नीशियम, जिंक और आयरन जो है वो स्टेडीली रिएक्ट कर रही थी, तो ऑब्वियसली बात है उसके साथ हमने रिएक्शन लिखना है। ठीक है, और सोडियम विद द कोल्ड वाटर, उसका भी हमने रिएक्शन लिखना है। अब इसी तरह से कोल्ड वाटर पर आ जाएं, ठीक है, तो यहाँ पर कोल्ड वाटर का आप देख लें कि सिंपल, पहले तो आपको जर्नल पता होना चाहिए ना कि जब भी कोई मेटल वाटर के साथ, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, ठीक है, तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगी और साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, जर्नल है। अगेन यहाँ पर जो है वो हमारे पास, अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, मेटल्स हैं जो कि हमें मेमोराइज कर रही हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विगरसली, समटाइम्स एक्सप्लोसिवली। ठीक है, तो अब आप अपनी बुक में भी इसी तरह से लिख लें, पोटेशियम, सोडियम जो कि ऊपर वाले में भी थे, और इसमें आपके पास एक कैल्शियम भी दिया हुआ है, सेकेंड ग्रुप वाला। ठीक है, अच्छा, फिर है मेटल्स लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद द कोल्ड वाटर बट फास्टर विद द हॉट वाटर। ठीक है, यानी मैग्नीशियम का बताया कि ये स्लोली रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा गर्म करें तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। और लास्ट में वेयर एज द मेटल्स लाइक जिंक, आयरन डू नॉट रिएक्ट सिग्निफिकेंटली विद द वाटर, जैसे कि पीछे भी हमने बताया कि जिंक और सॉरी जिंक नहीं था, वो कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड था, और यहाँ पर जिंक जो है ना, जिंक एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहा था, एसिड्स के साथ रिएक्ट कर रहा था, बट यहाँ पर क्या है, जिंक एंड आयरन डू नॉट रिएक्ट सिग्निफिकेंटली विद द कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं कर रही। ठीक है, ऊपर देखें यहाँ पर जिंक जो है वो स्टेडीली रिएक्ट कर रहा था, किसके साथ रिएक्ट कर रहा था, ऊपर हमने क्या किया, क्या किया, एसिड वाला रिएक्शन किया, तो मतलब कि जिंक एसिड के साथ तो रिएक्ट कर रहा था, लेकिन जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। तो ऑब्वियसली बात है, वी हैव टू मेक सम टेबल्स और सम हिंट्स ताकि हमें पता चले, क्योंकि कोई ऐसा रिएक्शन आ जाए जैसे कि वो हमें कहते हैं कि जिंक का रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ लिखें, तो अब हम जो है इक्वेशन बनाना शुरू हो जाएंगे। क्यों भाई, यहाँ पे तो लिखा है कि वो डू नॉट रिएक्ट सिग्निफिकेंटली विद द कोल्ड वाटर, नहीं रिएक्ट कर रहा, तो हमने नहीं लिखना, आयरन का भी रिएक्शन नहीं लिखना और जिंक का भी नहीं लिखना। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं, अच्छा, कोल्ड वाटर के साथ और किसका इन्होंने पूछा हुआ है, कोल्ड वाटर के साथ सोडियम का कहा है कि इक्वेशन लिखिए, तो ऑब्वियसली बात है कि सोडियम, पोटेशियम और साथ कैल्शियम भी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा था। ठीक है, तो उसकी हम इक्वेशन लिख सकते हैं, मैग्नीशियम की भी HCl के साथ लिख सकते हैं। इसी तरह जिंक जो है वो कोल्ड वाटर के साथ तो नहीं रिएक्ट कर रहा था, लेकिन स्टीम के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं स्टीम का रिएक्शन, तो पहले हमें जनरल बात पता होनी चाहिए कि भाई जब भी कोई मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगी तो वो क्या बनाएगी, वो मेटल ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, मेटल ऑक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये जनरल बात पता है। ठीक है, अब हमें आगे देखना है कि कौन सी वायलेंट रिएक्शंस दे रही हैं, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम,
और टिपिकली नॉट टेस्टेड विद द स्टीम। मतलब वो कह रहे हैं पोटाशियम और सोडियम को तो हम टेस्ट भी नहीं करते, टेस्ट भी करेंगे तो ना बहुत धमाका होगा, हम टेस्ट भी नहीं करते क्योंकि इनका रिएक्शन ही बहुत एक्सप्लोसिव होने वाला है। ठीक है, तो जो दूसरी हैं मेटल सच एज मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट स्टेडीली। और आप थोड़ी सी हिंट देख लें कि ये वही वाली मेटल्स हैं जो स्टेडीली रिएक्ट कर रही हैं, या आप कह लें रेडीली रिएक्ट कर रही हैं स्टीम के साथ, जो बिल्कुल ऊपर हमने एसिड्स के साथ भी देखी थी। ये भी वही मेटल्स हैं। मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन स्टेडीली रिएक्ट कर रही थी, और यहाँ पे भी मैग्नीशियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट रेडीली। ठीक है, विद स्टीम ऑल्सो, मतलब ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट कर रही हैं और डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट कर रही हैं। अच्छा, बट लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद द स्टीम। अब कॉपर यहाँ पर स्टीम के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अच्छा, एंड लास्ट वन ऑक्सीजन आ जाता है। ठीक है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो पहले तो आपको जर्नल इसका पता होना चाहिए कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स बना रहे हैं। ठीक है, अब ये देखिए आपके साथ ये मॉडल पेपर डिस्कस करने का मकसद ये है कि आपका ना माइंड जो है वो कॉन्सेप्ट्स को समझे। ये नहीं हो कि बस आपने मॉडल पेपर के वो चंद सवाल याद किए और आप कहेंगे ओहो उसमें से तो पेपर ही नहीं आया, हमने तो याद किया था। मॉडल पेपर थोड़ी ना उठा के उन्होंने आपको देना है। ठीक है, तो ये है कि आप देखें, आप समझें कि अच्छा यानी मेटल्स के जो रिएक्शंस है ना उसमें से इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मॉडल पेपर में उन्होंने सोडियम का, जिंक का दिया है और किसका, मैग्नीशियम का पूछा है, तो हो सकता है हमसे किसी और कॉपर का पूछ लें, पोटाशियम का पूछ लें। ठीक है, तो हमें उनके साथ इक्वेशंस लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो जब मेटल ऑक्साइड्स बन जाएंगी तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट रैपिडली फॉर्मिंग ऑक्साइड्स एंड समटाइम्स सुपर ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। ठीक है, यानी अब यहाँ से आपको एक बात पता चल गई कि पोटेशियम और सोडियम में ये एबिलिटी है कि वो ऑक्साइड्स भी बनाती हैं और समटाइम्स पर एंड सुपर ऑक्साइड्स भी बनाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि पर ऑक्साइड किसे कहते हैं। ये हमारे पास जो है ना वो आप कह लें कि सिंपल सोडियम ऑक्साइड है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की जो अगर हम देखें ऑक्सीडेशन स्टेट वो -2 है। ठीक है, क्योंकि उसको वो बैलेंस हो रही है सोडियम, एक सोडियम की +1 होती है और 2 सोडियम की क्या हो जाएगी, +2। तो ये +2 जो है वो बैलेंस हो जाएगा -2 के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें, अगर -2 होगी तो वो नॉर्मल ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है, अगर -1 होगी, ठीक है, अगर -1 होगी लाइक अब यहाँ पर देख लें, अब इस जगह पर ऑक्सीजन जो है वो, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो यानी सोडियम के ऊपर +2 है ना, तो दैट इज बैलेंस बाय -2। तो अब दो ऑक्सीजन के ऊपर -2 है तो एक ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, -1। तो यहाँ से हमें पता चला Na2O2 में जो ऑक्सीजन सोडियम है वो पर ऑक्साइड्स बना रहा है। ठीक है, एक ऑक्सीजन के ऊपर -1 है। ठीक है, एक ऑक्सीजन की मैंने लिखी है। अच्छा, फिर लास्ट में हमारे पास आ जाता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, तो सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, हाफ हो जाएगी लाइक दिस। यानी अब सोडियम के ऊपर तो हमारे पास +1 है, दैट इज बैलेंस्ड बाय -1। अब दो ऑक्सीजन के ऊपर -1 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि एक ऑक्सीजन के ऊपर -1/2 होगी और दूसरी ऑक्सीजन के ऊपर भी -1/2 होगी। ठीक है, तो इट मीन्स NaO2 इज सुपर ऑक्साइड ऑफ द सोडियम। ठीक है, तो ये अब आपने यहाँ पर देख लिया कि कौन कौन सी मेटल्स जो हैं वो नॉर्मल ऑक्साइड्स के साथ पर एंड सुपर ऑक्साइड्स बना सकती हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। एंड देन हमारे पास आता है मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम फॉर्म द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर विच प्रिवेंट्स द फर्दर रिएक्शन। मतलब लाइक मैग्नीशियम या एल्यूमिनियम का हम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आउटर लेयर जो है वो जो भी एटम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑक्साइड्स में और फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास मैग्नीशियम बार है। ठीक है, और उसके जो टॉप यहाँ पर जो मैग्नीशियम के एटम्स हैं ना बिल्कुल टॉप लेयर पे, वो जो है वो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो इनर हैं, ठीक है, इनर हैं, ठीक है, जहाँ तक एयर नहीं पहुँच पा रही, ऑक्सीजन जो है वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा, तो वो प्रोटेक्टिव हो जाएंगे और फर्दर रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रोटेक्टिव कोटिंग है ये फर्दर डिज़ोल्व भी नहीं होती रस्ट की तरह। जो जंग होता है, जंग तो आपको पता है ना, जब भी लोहे को जंग लगता है तो वो पूरी की पूरी लेयर ऊपर से हटती जाती है, अंदर से न्यू आयरन जो है वो एक्सपोज होता रहता है और उसको भी फिर जंग लगता रहता है और सारी की सारी चीज़ ख़त्म हो जाती है। लेकिन एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में ऐसा नहीं होता, बस आउटर लेयर एकदम से ऑक्साइड्स में कन्वर्ट होके और बस वहीं पर वो प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है, फर्दर जो है वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन का स्टॉप हो जाता है।
और लास्ट में हमारे पास क्या है, मेटल सच एज कॉपर ऑक्सीडाइज स्लोली एंड ऑफन फॉर्मिंग अ पैटिना ओवर टाइम। जैसे अब जो एल्यूमिनियम है, जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है वो उसको हम एल्यूमिना कहते हैं। इसी तरह यहाँ पर उन्होंने कहा कॉपर जो है वो रिएक्ट करेगा तो वो जो ऑक्साइड्स बना रहा है ना उसका उन्होंने नाम दिया पैटिना। ठीक है, तो वो भी प्रोटेक्टिव कोटिंग बना देता है, स्लोली रिएक्ट करता है लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना लेता है जिसको हम पैटिना कहते हैं। एंड मेटल्स लाइक गोल्ड प्लैटिनम डू नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशंस। ठीक है, तो ये सारा का सारा आपने प्रिपेयर कर लिया, आपको आ गया है। सिंपल सिंपल इक्वेशंस हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन जो है वो बनाना है और एट द एंड वाले में तो सिंपल ऑक्साइड्स बनाने हैं। बैलेंस इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, अब सिंपल हमने इनके साथ जो है वो एक एक इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, जिंक की जो है वो स्टीम के साथ लिखनी है और यहाँ पर हम लिख देंगे स्टीम। ठीक है, तो उससे हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। ठीक है, स्टीम के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं ना तो मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं और मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, दैट्स वाई हम यहाँ पर सॉलिड लिखेंगे और सिंपल हाइड्रोजन जो है वो गैस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ठीक हो गया। और सेकंड वन जो है वो मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर डाइल्यूट लिख दें। ठीक है, डाइल्यूट HCl के साथ और ये बना रहा है सिंपल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप में होता है। ठीक है, सेकेंड ग्रुप में है और उसकी 2 वैलेंसी होती है, मींस के +2। तो ऑब्वियसली बात है कि उसने 2 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाना है। ठीक है, तो 2 क्लोरीन को जो है बैलेंस करने के लिए आपको 2 क्लोरीन चाहिए, आप बैलेंस करेंगे। ठीक है, प्लस आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट में सोडियम जो है वो रिएक्ट कर रहा है कोल्ड वाटर के साथ। ठीक है, तो वो हाइड्रोक्साइड्स बनाता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने देख लिया, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है हमारे पास, और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ऑब्वियसली बात है ये सॉल्ट है तो इसको हम एक्वस लिखेंगे, ये भी सॉल्ट है तो इसको भी हम एक्वस फॉर्म में ही लिखेंगे। ठीक है, यानी एक्वस लिखेंगे इस तरह से। तो अब ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, तो इसको हम बैलेंस कर लेंगे, जैसे कि लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अगर हम यहाँ पर 2 लगाते हैं और यहाँ पर भी 2 लगाते हैं। ठीक है, सोडियम बैलेंस हो जाएगा लेकिन हाइड्रोजन जो है वो हमें 4 चाहिए क्योंकि 2 इधर है 2 इधर है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन चाहिए तो 4 हाइड्रोजन के लिए हम क्या करेंगे, 2 वाटर ले लेंगे। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए और ऑक्सीजन भी जो है वो 2 ही हैं, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपने कर लिया। लेकिन आपने सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया, बल्कि अगर इसी तरीके से कोई और क्वेश्चन आ जाएगा तो वो भी आपने फुल जो है वो प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो और पार्ट है वो है व्हाट आर द रिएक्टेंट्स इन द हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स ऑब्वियसली बात है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस ही होगी। ठीक है, और विच इलेक्ट्रोड इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अंडरगोज ऑक्सीडेशन, इन दोनों में से किस में ऑक्सीडेशन, किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है वो बताना है। तो ऑक्सीडेशन तो हमेशा एनोड पर ही होती है। ठीक है, हमेशा एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड पे रिडक्शन होती है। और थर्ड वन क्या है, राइट द ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन फॉर अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, तो ओवरऑल रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है। वैसे तो लाइक आपको यहाँ पर जब आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें तो आपको एनोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है उसकी अलग इक्वेशन आनी चाहिए, कैथोड पे क्या हो रहा है, और फिर ओवरऑल इक्वेशन लिखनी आनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर ओवरऑल पूछ लिया तो अब आपके एग्जाम में ये चांसेस हैं कि वो पूछें कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल को एक्सप्लेन करें और एनोड एंड कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहे हैं वो लिख दें। ठीक है, तो आपको वो ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन तो इंसान जब एनोड कैथोड को जब ऐड करता है तो वो ओवरऑल इक्वेशन लिख ही लेता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो है उसका वर्किंग जो है वो अंडरस्टैंड कर लें, उसके इलेक्ट्रोड्स और किस इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है वो सारा का सारा देख लें। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल जो है वो डायग्राम नज़र आ रही है। लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो हाइड्रोजन एंटर होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अगर आपकी मैं बुक में दिखाऊँ तो बुक में इस तरह का फ्यूल सेल है। ठीक है, यानी एक तरह से जो है वो हाइड्रोजन एंटर हो रही है
और हाइड्रोजन जो है वो फर्दर क्या करेगी, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से इधर मूव करेंगे। ठीक है, एनोड है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करिए और हाइड्रोजन जो है वो थ्रू दिस इलेक्ट्रोलाइट गुजर कर आगे जाएगी और जो ऑक्सीजन आ रहा है उसके साथ रिएक्ट करके और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके वाटर बना के आउटलेट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सी डायग्राम बनाई हुई है। तो अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि बेसिकली हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर बना रहे हैं और साथ हीट रिलीज हो रही है। और इन दोनों के रिएक्शन के दौरान जो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और ऑक्सीजन जो है जब हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट कर रहा होता है और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, तो वहाँ पर ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम आप कह लें कि एनोड टू कैथोड, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होती है। ठीक है, तो अब एनोड में जो रिएक्शन है वो देख लें नीचे कि हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, उसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन क्या करता है, रिएक्ट करता है और 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएगा और 4 ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा। ठीक है, अच्छा फिर कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रहा है कि कैथोड में जी हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और इलेक्ट्रोलाइट में ही हमारे पास, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है ना, उसी में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ मिलकर इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं और हाइड्रोक्सिल बना रहे हैं। ठीक है, अब ओवरऑल हम जब इस इक्वेशन को देखेंगे, अगर हम ओवरऑल इस इक्वेशन को देखें तो हमारे पास जो हाइड्रोक्सिल है, ठीक है, दोनों साइड पे ये कट ऑफ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और वाटर के मॉलिक्यूल्स लेफ्ट साइड पे 2 हैं और राइट साइड पे 4 हैं, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स 2 के साथ कट ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट्स में बच जाएंगे। ठीक है, 2 के साथ कट ऑफ हो जाएंगे और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स रह जाएंगे, तो मीन्स के 2 हाइड्रोजन्स 1 ऑक्सीजन के साथ मिलके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहा है। तो मतलब ये इक्वेशंस आपको अलग अलग से भी इक्वेशंस आनी चाहिए। ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में आपको एनोड एंड कैथोड पे क्या रिएक्शंस हो रहे हैं अलोंग विद द नेट इक्वेशन ये पूछा जाए। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन में देख लें डायग्राम में कि जो हाइड्रोजन एंटर हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन एंटर हो रहा है और हाइड्रोजन जो है वो अब देखें ये जो आपके पास सेपरेशन है इसको पास कर रहा है। अब यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है और वो एनोड से कैथोड की तरफ हमेशा मूव करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है और ये हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रोलाइट को पास करते हुए, ठीक है, और यहाँ ऊपर से ऑक्सीजन आ रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन भी इस सेपरेशन को पास करता है, हाइड्रोजन भी इधर से आ रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल के वाटर बना रहे हैं, तो वाटर जो है वो इधर से आउटलेट से बाहर आता जा रहा है। ठीक है, अगर आपके पास एग्जाम्स में आ जाता है ड्रॉ करें तो आपने फ्यूल सेल ये सिंपल वाला ही ड्रॉ करना है जो आपकी बुक में है और इक्वेशंस भी यही एनोड एंड कैथोड वाली लिखनी है जिसमें हाइड्रोक्सिल्स भी जो है वो ऐड हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स इन हाइड्रोजन गैस फ्यूल। द रिएक्टेंट्स आर हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, 1 नंबर, एंड व्हाट इलेक्ट्रोड्स इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल अंडरगोज ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। ठीक है, अब एनोड कौन सा इलेक्ट्रोड बनाया हुआ था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया हुआ था। ठीक है, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रोड्स है ना, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है और एक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है। एंड राइट ओवरऑल इक्वेशन। अब ये ओवरऑल इक्वेशन है और मैंने आपसे कहा है कि आपको जो ओवरऑल के अलावा जो एनोड एंड कैथोड वाली इक्वेशन है वो भी लिखनी आनी चाहिए। ठीक है, मींस के आप जो एनोड पे क्या हो रहा है, ठीक है, एनोड पे 2 हाइड्रोजन्स जो हैं वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 4 हाइड्रोक्सिल्स के साथ। ठीक है, और जो है वो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं और साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं। ठीक हो गया, और सेकंड जो है वो कैथोड पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा, ये मैं आपके सामने इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि आपको थोड़ा सा जो है वो माइंड में रह जाए। यानी ऑक्सीजन जो है वो वाटर की प्रेजेंस में, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। ठीक है, और वो क्या बनाएगा, 4 हाइड्रोक्सिल्स बनाएगा। ठीक है, 4 हाइड्रोक्सिल्स बनाएगा। अब ओवरऑल आप इसमें से लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोक्सिल्स दोनों तरफ कट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कट हो जाएंगे और इसके 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके 2 के साथ, वाटर पूरा काटना नहीं है यहाँ पे जस्ट 4 पे कट लगाना है और उसके ऊपर छोटा सा 2 लिख देना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का और पार्ट हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एस्टेरिफिकेशन, प्रोवाइड अ जर्नल रिएक्शन
इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस। अब जो आपके पास चैप्टर 8 है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो एस्टेरिफिकेशन है। वैसे तो हैं ही 3 टॉपिक्स कि आपने स्ट्रक्चर फार्मूला की टाइप्स बतानी है, डिस्प्लेड एंड कंडेंस्ड, और नॉमेनक्लेचर लिखना आना चाहिए, और तीसरा एस्टेरिफिकेशन। 3 ही टॉपिक्स हैं चैप्टर 8 में, ठीक है। तो एस्टेरिफिकेशन क्या होती है? प्रोवाइड अ जनरल रिएक्शन इक्वेशन टू इलस्ट्रेट द प्रोसेस, एंड व्हाई इज एस्टेरिफिकेशन कंसिडर्ड अ कंडेंसेशन रिएक्शन, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडेंसेशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिमूव होते हैं। तो एस्टेरिफिकेशन में भी जो है वो स्मॉल मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, एस्टर्स, आपने सिंपल बताना है कि एस्टर्स हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, और वो किससे डिराइव होते हैं? वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल से मिलकर बनते हैं, ठीक हो गया। अब आपने डेफिनेशन लिखनी है। अब आपको क्योंकि पता होगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स अल्कोहल से मिल रहे हैं, तो ही तो आप डेफिनेशन लिख पाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या लिखना है? जैसे कि अब आपके पास ये आपके पास अल्कोहल का ठीक है फार्मूला है, और ये एसिड का है, ठीक है। अब एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर याद रखने की कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एसिड्स जो है हमेशा प्रोटॉन्स डोनेट करते हैं, क्योंकि बात भी ठीक है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि एसिड्स प्रोटॉन डोनेट करते हैं और बेसिस जो है वो OH डोनेट करती हैं, लेकिन यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड्स वीक एसिड्स हैं। सो जब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं, तो जो एसिड्स हैं, तो एसिड्स का जो आपके पास पूरा का पूरा OH पार्ट है ना, ये रिएक्शन में हिस्सा ले रहा होता है। ऐसा नहीं है कि एसिड में से सिर्फ H आएगा और अल्कोहल में से जो है वो आप कह लें कि OH पार्ट आएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। इस चीज़ को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है, ठीक है। तो डेफिनेशन में भी आपने यही बात क्लियर करनी है, क्लियरली लिखनी है कि व्हेन OH पार्ट, ठीक है, यानी व्हेन OH पार्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, इज रिप्लेस्ड बाय, या आप कह सकते हैं, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, इज रिएक्टेड विद, व्हेन OH ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद द हाइड्रोजन ऑफ द अल्कोहल, ठीक है, हाइड्रोजन ऑफ द अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है, तो क्या क्या होता है? एस्टर्स आर फॉर्म्ड अलोंग विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड एंड द एस्टर्स आर फॉर्म्ड, सिंपल, ठीक है। तो अब आप यानी अब जब आप इसको लिखेंगे तो एट दी एंड क्या लिखा जाएगा कि बिल्कुल जैसे एसिड का ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, एसिड का ही जैसा स्ट्रक्चर था, लेकिन उसका जो OH है वो रिप्लेस हो जाएगा विद OR ऑफ द अल्कोहल, ठीक है, OR ऑफ द अल्कोहल से वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। एंड इसी एस्टरिफिकेशन को हम जो है वो कंडेंसेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? बिकॉज the small water molecule is removed in the process of esterification. That's why esterification is also called as condensation reaction, ठीक है। यहाँ पर आपने एक लाइन में ये भी लिखना है, ठीक है, यानी इसको हम as, ठीक है, सिंपल आपने कहा कि as small molecule water is removed in this process, so it is also called condensation reaction, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें कि ये जर्नल है, ये जर्नल है, ठीक है, आपने कोई एसिड नहीं बताया, बस सिंपल R लिख दिया, RCOOH और ROH और RCOOR, ठीक है, तो साथ वाटर मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, उनको समझ नहीं लगती, रिएक्टेंट्स ठीक लिखे होते हैं, प्रोडक्ट नहीं ठीक लिखते, तो आप पेंसिल से ना इसको इस तरह से, पेंसिल से इस तरह से मार्क कर दिया करें, पेंसिल से मार्क कर दिया करें, ताकि आपको पता हो कि H और OH निकल के वाटर बना रहे हैं, तो आप जो बाकी रह गया है वही तो लिखना है। R लिखना है, कार्बन लिखना है और ऑक्सीजन लिखना है, ये देखें R कार्बन और ऑक्सीजन लिख दिया, और उसके साथ ये जो OR है अल्कोहल का वो अटैच कर देना एट दी एंड, ठीक है। और इसी तरीके से जब आप इसको कोई स्पेसिफिक एग्जांपल देंगे, एथेनोइक एसिड मेथनॉल के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मिथाइल एथेनोइड बनता है, साथ वाटर बनता है, ठीक है। और इसकी नोमेनक्लेचर में भी आप देख लें, इसकी नोमेनक्लेचर में हम जब फर्स्ट पार्ट लिखते हैं वो अल्कोहल वाला पार्ट लिखते हैं, ठीक है, मिथाइल होगा, वो इथाइल होगा, कुछ भी हो सकता है, दैट विल कम फ्रॉम द यानी अल्कोहल पार्ट, ठीक है, अल्कोहल पार्ट में से आएगा। जैसे मेथनॉल है तो मेथनॉल से मिथाइल हो जाएगा, ठीक है, एथेनॉल होगा तो एथाइल हो जाएगा, प्रोपानॉल होगा तो प्रोपाइल हो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो एस्टर की नेमिंग में पहला जो पार्ट है वो अल्काइल से आता है,
और उसको हम YL रेडिकल की फॉर्म में लिखते हैं, मिथाइल, इथाइल, मैथानोल नहीं लिखेंगे, ठीक है। और एट द एंड जो है वो, जैसे कि एथेनोइक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड को, ओइक एसिड को हम जो है वो रिप्लेस कर देंगे O8 के साथ, ठीक है। ओइक एसिड निकाल देंगे और O8 लिख देंगे, ठीक है, O8। तो ये बन जाता है एस्टर, यानी एथेनोइक एसिड आता है तो एथेनोएट लिख दें, अगर मैथेनोइक एसिड था तो मैथेनोएट लिख दें, और प्रोपानोइक एसिड था तो प्रोपानोएट लिख दें। तो इस तरीके से आप इसके नेम्स जो है वो प्रॉपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दिया है। तो ये आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, तो 2 लाइन्स में लिखा जाएगा कि एस्टर्स जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट आर मेड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड अल्कोहल्स, एंड व्हेन OH of the carboxylic acid is replaced by OR of the alcohol, then esters are formed with the removal of water molecule, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं। अब ये लेटिस स्ट्रक्चर वाला जो क्वेश्चन है वो चैप्टर 6 यानी सॉल्ट्स वाले चैप्टर से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड कैसा होता है, वो एक्सप्लेन किया गया है किस तरह से कैटाइंस एंड एनाइंस आपस में ज्वाइन होते हैं, ठीक है। ऑपोजिटली चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है, रिपीटिंग स्ट्रक्चर बनता है, जिसको हम क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से अब क्या होता है कि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे के आमने सामने होते हैं ना, तो जिसकी वजह से क्या होता है, दिस अरेंजमेंट मैक्सिमाइज द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन को मैक्सिमाइज कर रही होती है, एंड मिनिमाइज द रिपल्शन बिटवीन द आइंस लीडिंग टू अ स्टेबल स्ट्रक्चर, ठीक हो गया। अब उनकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो भी बनती है, ठीक है। हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस आती है, ठीक है। अब ये देखिए कितना ज़्यादा लंबा पूरा का पूरा पेज है, लेकिन आपसे तो सिर्फ 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा, तो आपने इनमें से एक एक लाइन का बता देना है कि ये जो इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर है जिसमें उसके कैटाइंस और एनाइंस के दरमियान में हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, कि उसकी वजह से उस जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स हो जाते हैं, हार्डनेस आ जाती है, ब्रिटलनेस आ जाती है, ठीक है। तो ये ही आपने लिखना है। तो उसको इस तरीके से आप जो है वो कर सकते हैं, लिख सकते हैं, द लेटिस स्ट्रक्चर ऑफ द सॉल्ट इज रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस, ठीक है। पहले तो बताएं लेटिस स्ट्रक्चर है क्या, ठीक है, एक लाइन में बता दिया कि ये एक रेगुलर और रिपीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। रेगुलर अरेंजमेंट है और रिपीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, किसकी, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस की, हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम आयनिक बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस लेटिस स्ट्रक्चर सॉल्ट्स शो सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, वैसे भी बस आप 3 लिख रहे हैं वही बहुत है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने 4 जो है वो डिस्कस किए हैं। High melting and boiling points. Strong ionic forces in the lattice require a lot of energy to break, ठीक है। अब क्योंकि हमने कह दिया ऊपर के स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस होती हैं, तो उसकी वजह से अगर हमने उनको आपस में अलग करना है, ठीक है, तो उनको ब्रेक करना है, तो उसके लिए अ लॉट ऑफ एनर्जी जो है वो रिक्वायर होगी, दैट्स वाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। हार्ड एंड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, द ऑर्डरली लेटिस फॉर्म्स हार्ड क्रिस्टल्स, ठीक है। और फिर ब्रिटलनेस बतानी है, व्हेन अ फोर्स शिफ्ट्स द लेयर्स सिमिलर चार्जेस कम क्लोज, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, और यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरह से लेयर्स बनी हुई है ना, ठीक है। लेकिन जब हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, इनको ब्रेक करने के लिए फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है कि ये लेयर्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है, लेयर्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी, ठीक है। और इस तरीके से जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे के करीब सामने सामने आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव के सामने आ गया, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव के सामने आ गया, तो अब इसकी वजह से तो इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो दैट्स वाई क्या करेंगे, व्हेन फोर्स शिफ्ट्स द लेयर्स, फोर्स की वजह से जब लेयर्स शिफ्ट होती हैं तो सिमिलर चार्जेस कम क्लोज एंड रिपेल ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के सामने आ गए और फिर एक दूसरे को रिपेल करने लग जाएंगे, कॉजिंग द क्रिस्टल्स टू ब्रेक इजीली, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स जो हैं वो इजीली टूट जाती हैं, ठीक है। एंड लास्ट में है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन एंड एक्वस स्टेट्स, व्हेन मेल्टेड और डिसॉल्व्ड इन अ वाटर द आयंस बिकम्स फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट नॉट इन अ सॉलिड फॉर्म, ठीक है। तो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जब ये मोल्टन फॉर्म में होते हैं या डिसॉल्व्ड फॉर्म में होते हैं तो इनमें जो आयंस हैं वो अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपने 4 लाइन में, हालांकि देखिए बुक में पूरा का पूरा 1 पेज था, लेकिन हमने उसको जस्ट 1 लाइन में उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। ठीक है, अब ये रिएक्शंस जब आपने सारी की सारी ऑर्गेनिक की होगी तो आपको अच्छे से ये पहले से ही आ रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको पता हो कि ये क्या लिखा है, दिस इज अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जब अल्कोहलिक OH से मिलता है तो Y बनता है। तो अब हमने अल्कोहलिक OH का रिएक्शन ऑलरेडी किया हुआ है, तो हमें पता है कि अल्कोहलिक OH क्या करता है, ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करता है, यानी पोटेशियम जो है वो ब्रोमीन के साथ मिलकर उसको रिमूव कर देगा, और OH जो है वो दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन के साथ मिलकर उसको रिमूव कर देगा। ठीक है, तो यहाँ से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है। तो अब आपको पता चल गया कि 2 कार्बन हैं, उसमें से अगर एक कार्बन में से ब्रोमीन चला जाएगा, दूसरे कार्बन में से हाइड्रोजन चला जाएगा, तो दोनों के दरमियान में जो है वो वैलेंसी क्रिएट हो जाएगी, दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो अल्कीन बन जाएगा। तो Y जो है वो हमारे पास ईथीन आ जाएगा। ठीक है, और जब ईथीन में आप ब्रोमीन ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली बात है, तो वो पाई बॉन्ड टूटेगा और दोनों में एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, तो Z जो है वो हमारे पास 1,2 डाइब्रोमो ईथेन बन जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे किस तरह से, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, कोशिश करें कि एक एक लाइन में स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिखते तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट नहीं भी लिखते आप लोग, ठीक है, आप जो है वो प्रॉपर रिएक्शंस बैलेंस लिखते हैं और सारी कंडीशंस लिखते हैं तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या है ये देखें, यानी हम इसको बता देते हैं कि ये जो है वो पोटेशियम ब्रोमाइड बना रहा है। ठीक है, और दूसरा वाला जो है वो इसके साथ और यहाँ से एक हाइड्रोजन लेकर वाटर बना रहा है। ठीक है, और ये बन जाएगा ईथीन। तो अब यहाँ पर आप अलग से वाई ईथीन लिखने के बजाय इसको लिखेंगे ये वाई है और ये ईथीन है। ठीक है, यहीं पे आप लिख दें, दो दो दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर ईथीन रिएक्ट करेगा विद द ब्रोमीन, और ये एडिशन रिएक्शन हो रहा है और 1,2 डाइब्रोमो ईथेन बन रहा है। और इसको आप सिंपल इस तरह से भी कुछ स्टूडेंट्स लिखते हैं तो भी ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये ब्रोमीन लगा दें और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दें तो आपको नाम लिखना भी आसान हो जाएगा। ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, 1,2 डाइब्रोमो ईथेन। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इसको लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 7 का और पार्ट है, वाई आर SO2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्लासिफाइड एज एसिडिक ऑक्साइड्स एंड कॉपर ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड कंसिडर्ड एज बेसिक ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये चैप्टर नंबर 7 का ऑक्साइड्स का जो टॉपिक है। तो ऑब्वियसली बात है, अब आपसे एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड्स अगर मॉडल पेपर में आ चुका है तो आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का पूछा जाए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, कौन से होते हैं, और उनकी एटलीस्ट 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की प्रॉपर एग्जांपल्स लिखते हैं। तो आपके पास एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और दूसरा जो है वो जिंक है। ठीक है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की भी आपने 2 इक्वेशंस लिखनी है और जिंक की भी 2 लिखनी है। ठीक है, ये आपने मस्ट प्रिपेयर करना है। तो एसिडिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, सिंपल नाम से ही पता चल रहा होता है कि ऐसे ऑक्साइड्स जो कि जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो एसिड्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये कौन से वाले ऑक्साइड्स होते हैं, ये नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, जितना भी पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें राइट साइड पे, जो पीरियोडिक टेबल का राइट साइड होता है उसमें नॉन मेटल्स होती हैं और उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो एसिडिक ऑक्साइड्स होंगे, जैसे कि सल्फर के या क्लोरीन के या फ्लोरीन के। ठीक है, अच्छा, फिर बेसिक ऑक्साइड्स में क्या होता है कि ये जो बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो ये बनाते हैं बेसिस बनाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट इक्वेशंस नज़र आ रही हैं कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है उसका तो वाटर के साथ रिएक्शन करना चाहिए था, इन्होंने एसिड के साथ भी रिएक्शन करके दिखा दिया। तो ये बताना चाह रहे हैं कि पहले तो आपने वाटर के साथ ही लिखना है। ठीक है, अगर आप एडिशनल एक इक्वेशन लिखना चाह रहे हैं तो आप बताएं कि अच्छा एसिडिक ऑक्साइड्स जो है ना वो डायरेक्ट एसिड के साथ समझे बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेसिक ऑक्साइड्स डायरेक्ट एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो ये एक एडिशनल इक्वेशन अगर आप लिखना चाहेंगे तो आपने लिखनी है, लेकिन पहली मेन डेफिनेशन वाली इक्वेशन क्या है कि आपने एसिडिक या बेसिक ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन ही करना है और एसिड या बेसिस ही बनाने हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर आप कहें कि अच्छा एसिडिक ऑक्साइड्स ना बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, इन्होंने तो बेसिस की इक्वेशन नहीं दी लेकिन आप लिख सकते हैं, और बेसिक ऑक्साइड्स जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी आप प्रिपेयर कर लें कि अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड की तो पहले आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि ऐसे ऑक्साइड्स दैट कैन रिएक्ट विद द बोथ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, अब डिस्प्लेइंग बोथ एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज, अब इसमें कुछ भी रटा नहीं है, उसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है,
और दीज आर ऑक्साइड्स ऑफ सम मेटल्स, ठीक है। एग्जांपल्स इंक्लूड, जैसे एल्यूमिनियम मेटल है और जिंक मेटल है, तो मेटल या आप कह लें कि जो मेटलॉइड्स होती हैं यानी मेटल नॉन मेटल के दरमियान में, ठीक है तो उनसे ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बनते हैं। तो अब इक्वेशंस तो आपको प्रैक्टिस करके याद ही करनी पड़ेंगी, ठीक है। अच्छा, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये एसिल के साथ मिलकर एसिल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर बनाएगा। बैलेंस्ड इक्वेशन आप याद करें, AlCl3 बनता है। अब दूसरा जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा, और जिंक जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम जिंकेट बनाएगा। तो सोडियम जिंकेट और सोडियम एल्यूमिनेट का आपको रिएक्शन आना चाहिए, ठीक है। अब ये आपने इसको इस तरह से और पार्ट को ऐसे करना है कि सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनको हम एसिडिक ऑक्साइड्स कहते हैं बिकॉज दे आर द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ये भी मस्ट लिखना है। एंड दे फॉर्म एसिड्स व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। अब एक और बात आपने इनके बारे में लिखी, दे आल्सो रिएक्ट विद द बेसिस टू फॉर्म द सॉल्ट्स, ठीक है। लेकिन बेसिस के साथ इन्होंने रिएक्शन लिखा नहीं है, लेकिन ये बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट्स बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आपने कॉपर ऑक्साइड, जैसे ये तो आप इक्वेशन सिंपल ही हैं, सल्फ्यूरस एसिड और कार्बोनिक एसिड बन गए। और इसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, एक बात, ठीक है, एक पॉइंट। बिकॉज सॉरी, बेसिक ऑक्साइड्स तो उन्होंने हमें बताया हुआ है ना, बेसिक ऑक्साइड्स हैं बिकॉज दे आर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, दूसरा। और तीसरा पॉइंट क्या है, एंड सम like calcium oxide form bases when they react with the water। ये वाला बल्कि पहले लिखना चाहिए था कि they form bases when react with the water, और थर्ड पॉइंट होना चाहिए था कि they form salts and water when react with the acids, ठीक है। जब ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट्स एंड वाटर बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखिए, अब ये मैंने प्रॉपर लिख दिया, ठीक है। सल्फर, क्योंकि बुक में भी प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसिडिक ऑक्साइड्स, तीन बातें हैं। दे फॉर्म एसिड्स व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर, दे रिएक्ट विद द बेसिस टू फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर, एंड दे आर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। और ये मैंने इनका वाटर के साथ रिएक्शन करके एसिड्स बना दिए हैं, ये सल्फ्यूरस एसिड है और ये कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। और इन्हीं सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दिया, Na2SO3 सॉल्ट बन गया और सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट बन गया, साथ वाटर बन गया, ठीक है। सेम इसी को हमने करना है फॉर बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने की है कि कैल्शियम ऑक्साइड और कॉपर ऑक्साइड हैं तो बेसिक, ठीक है। लेकिन जब हम 3 पॉइंट्स तो लिखेंगे, दे फॉर्म बेसिस व्हेन दे रिएक्ट विद द वाटर, दे रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, एंड दे आर ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स, ठीक है। लेकिन जब हम कॉपर ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो वो इनसॉल्युबल रहता है, लेकिन उसकी नेचर बेसिक कैसे हम प्रूव करेंगे, दे रिएक्ट विद द HCl टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये वाला रिएक्शन होगा। और बाकी कैल्शियम ऑक्साइड को आप वाटर में ऐड करें तो भी वो बेस भी बनाता है, और अगर आप उसको एसिड के साथ ऐड करें तो सॉल्ट एंड वाटर भी बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने 3 पॉइंट्स की फॉर्म में दोनों को सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 8 से लेकर 11 तक क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो जो है वो वॉच कर लें ताकि आप कंप्लीटली जो है वो हर क्वेश्चन को अंडरस्टैंड भी कर लें। हो सकता है कि इन्हीं में से क्वेश्चंस आ जाएं, और साथ उसी के साथ हमें पॉसिबिलिटी जो है वो हम देख रहे हैं कि कोई और जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो भी हम प्रिपेयर कर लें, ठीक है।